नमस्कार विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है और एक नए व्याख्यान के साथ मैं पुनः आपके बीच हूँ। आज का जो हमारा व्याख्यान है, आज का जो टॉपिक है वो हम साथ साथ समझेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे और इसके साथ ही जो बोर्ड वर्क है वो भी टॉपिक के मैं साथ साथ ही करता चलूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नई यूनिट जो राजनीतिक विचारधाराएँ हैं उनसे जुड़ा हुआ है। और राजनीतिक विचारधाराओं वाली जो यूनिट है हमारी, उस राजनीतिक विचारधाराओं वाले यूनिट में उदारवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, समाजवाद ऐसी बहुत सारी विचारधाराएं दे रखी हैं। हमें बारी बारी से उन सभी विचारधाराओं का अध्ययन करना है और इस प्रकरण को, इस टॉपिक को जो पढ़ने का मुख्य उद्देश्य हमारा रहेगा वो रहेगा जो उदारवाद है या जो विचारधाराएं जितनी भी हैं उनकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक समझ है, वास्तव में जो विचारधाराएं हैं वो क्या हैं और किस तरह से उदारवादी जो विचारधारा है वो हमारे जीवन में है, कैसे इसका विकास हुआ वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस टॉपिक का नाम डाल लीजिएगा उदारवाद। केवल उदारवादी विचारधारा नहीं बल्कि केवल उदारवाद आप टॉपिक डाल सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उदारवाद। देखिए, उदारवाद का जो ट्रेडिशनल अर्थ है, जो पुस्तकों में जो लिखा हुआ है कि उदारवाद शब्द है वो इससे बना है, इससे लिबर्टेरिज्म इंग्लिश शब्द है लिबरलिज्म और इसमें मूल शब्द लिबर है, उसका अर्थ स्वतंत्रता, इन चीज़ों में हम नहीं जाएंगे। हमारा आज का जो व्याख्यान है उसका पूरा का पूरा उद्देश्य है वो ये रहेगा कि हम जो उदारवादी विचारधारा है, उदारवादी जो विचारों का समूह है, उस विचारों के समूह को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो उदारवाद आप टॉपिक डालें। और उदारवाद जो राजनीतिक एक विचारधारा है, एक दर्शन है, एक विचारों का समूह है, उस विचारधारा को हमें आज के इस पूरे व्याख्यान में समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आप जो विचारधारा है वो क्या होती है। तो देखिए, विचारधारा का जो वैज्ञानिक अर्थ है, विचारधारा की जो परिभाषा है, विचारधारा का जो पुस्तकीय जो परिभाषाकरण है वो हम इन सभी विचारधाराओं को पढ़ने के पश्चात करेंगे। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप स्वयं इन विचारधाराओं को पढ़ने के पश्चात विचारधारा क्या होती है उसका अर्थ और परिभाषा स्वयं लगाएं। इसका मैं आपसे ये अपेक्षा करूंगा। मैं आपको इस व्याख्यान में केवल उदारवादी जो विचारधारा है उसमें उदारवाद का अर्थ और उदारवादी जो विचार हैं उनके समूह को समझाऊंगा। हम सभी विचारधाराओं को पढ़ने के पश्चात विचारधारा क्या होती है इसका सूक्ष्म अर्थ या वास्तविक अर्थ या ये कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में इसका जो अर्थ होता है वो ग्रहण करेंगे। तो उदारवाद को हम पढ़ेंगे। ताकि उदारवाद को पहले मैं बता दूं आपको कि उदारवाद को आपको इस तरह से नहीं समझना है कि एक उदारवाद है वो बिल्कुल इसको समेट के नहीं देखना है। देखिए, हम पुस्तकों में ये पढ़ते आ रहे हैं कि उदारवाद जो विचारधारा है या उदारवादी जो विचारधारा है उसका जो विकास है, उसका जो जन्म है वो तकरीबन 17वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलता है। 17वीं शताब्दी का मैं कह सकता हूँ कि जो आखिरी दशक है या 17वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में इस विचारधारा का तेजी से विकास हुआ है। तो देखिए, इंग्लिश इसका जो वर्जन है वो लिबरलिज्म, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इंग्लिश में इसको लिबरलिज्म बोलते हैं। हम उदारवाद को एक ये नहीं कह सकते कि एक निश्चित विचारधारा है और क्रमबद्ध एक विचारधारा है, ऐसा नहीं है। एक तो ये हमें समझना है इससे पहले। दूसरा, हम ये भी नहीं कह सकते कि उदारवाद है जो विचारों का समूह है वो किसी एक व्यक्ति ने दिया है। उदारवाद किसी एक व्यक्ति के विचारों का समूह नहीं है, बल्कि उदारवाद विभिन्न व्यक्तियों का जो विभिन्न काल अवधियों में पैदा हुए हैं, विभिन्न काल अवधियों में जो आए हैं, उनके विचारों का सामूहिकरण है, उनके विचारों का निचोड़ है। एक बात एक हम ये कह सकते हैं कि ये एक युग की विचारधारा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 17वीं शताब्दी में विचारधारा आ गई थी तो 17वीं शताब्दी में पैदा हुई विचारधारा है और वो वैसी की वैसी है, ऐसा भी नहीं है। देखिए, 17वीं शताब्दी में मोटे तौर पर इसका विकास हो गया था। अगर मैं बात कर लूँ तो 17वीं शताब्दी में आई है और आज 21वीं शताब्दी है। आज तक जो उदारवादी विचार है वो इस तरह से फैलता गया है, इस तरह से अपने आप में बदलाव करता गया है कि हमें उदारवादी जो चिंतन है, विचारधारा है, उसको बिल्कुल अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग समय में इसका विकास को समझना है। तो 17वीं शताब्दी में जो विचार आया है और आज 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं, लगभग 400 साल पुराना विचार है। और 400 साल पुराना विचार है वो कैसे समयबद्ध रूप से आगे बढ़ता गया है, कैसे उसमें परिवर्तन आते गए, इसको पूरे को हमें समझना है। तो उदारवाद को समझने के लिए हमें उदारवाद को समग्र रूप से नहीं समझकर पहले हम इसको टुकड़ों में समझने का प्रयास करते हैं और टुकड़ों में ही समझ के मैं समझता हूँ कि हम इससे ज़्यादा अच्छी तरह से लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इतना हमें ध्यान देना है कि ये एक व्यवस्थित विचारधारा नहीं है।
दूसरा, ये प्रगतिशील विचारधारा है। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रगतिशील विचारधारा है, तो इसका मतलब है 17वीं शताब्दी में जो उदारवाद हमारे सामने आया था, उदारवादी विचार जो हमारे सामने आए थे, उनमें परिवर्तन हो गया है और जो जरूरतें हैं समसामयिक, उनके मुताबिक जो विचारक हैं उन्होंने उसमें आवश्यक परिवर्तन कर दिए हैं। तो उदारवाद को अगर हम बांटने का प्रयास करूँ, अगर इसकी स्ट्रीम पूरे उदारवाद को अगर बांटने का प्रयास करूँ, तो देखो उसको हम ऐसे बांट सकते हैं। उदारवाद का जो विकास है उसको अगर मैं बात कर लूँ, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे परंपरागत उदारवाद। परंपरागत उदारवाद, देखिए परंपरागत जो उदारवाद है वो प्राचीन उदारवाद है। ये उदारवाद के विकास का काल है और उदारवादी जो विचार सबसे पहले जब सामने आया है, तो उस समय उदारवादी विचार की मांग क्या थी, जरूरतें क्या थी, इनके सिद्धांत क्या थे, ये हम परंपरागत उदारवाद यानी प्राचीन उदारवाद उसके विकास काल को पढ़ेंगे, वो इस शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे, परंपरागत उदारवाद। देखिए परंपरागत जो उदारवाद था वो नकारात्मक प्रवृत्ति का था, इसलिए इसको नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं, नकारात्मक उदारवाद। तो परंपरागत उदारवाद, शास्त्रीय उदारवाद या प्राचीन उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद, एक ही बात है, एक ही टर्म का नाम है। तो ये उदारवाद की विकास की पहली अवस्था है, इसको हमें देखना समझना है। दूसरा मैं बात कर लूं, अगर इसी विचारधारा को आगे बढ़ते हुए, तो मैं बात कर सकता हूं आधुनिक उदारवाद की। प्राचीन के बाद में आता है आधुनिक, आधुनिक उदारवाद। मैं केवल शॉर्ट में लिख रहा हूं, आधुनिक उदारवाद। देखिए आधुनिक उदारवाद है वो प्राचीन जो उदारवाद था उसके विरोध में आया हुआ विचार है। आधुनिक उदारवाद बोल सकते हैं आप इसको, ये नकारात्मक है, इसको आप सकारात्मक उदारवाद भी बोल सकते हैं, सकारात्मक उदारवाद भी बोल सकते हैं। इसके साथ ही आप इसको आप कल्याणकारी राज्य भी बोल सकते हैं, कल्याणकारी राज्य। यानी ये जो उदारवाद था, आधुनिक उदारवाद था, इसने कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की जो मांग थी या कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, इसकी मांग को आवश्यक रूप से परिलक्षित किया है। तो इसको दूसरे नाम से या तीसरे नाम से जो भी आप समझें, इसका पर्याय है, उसके रूप में हम कल्याणकारी राज्य शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। इसको हम संशोधनात्मक उदारवाद भी बोलते हैं, संशोधनात्मक उदारवाद। देखिए संशोधनात्मक उदारवाद इस सेंस में बोलते हैं क्योंकि इसने जो परंपरागत उदारवाद था, प्राचीन उदारवाद था, शास्त्रीय उदारवाद था या नकारात्मक उदारवाद था, उसमें कुछ संशोधन कर दिए थे और नए संशोधनों के साथ ये उदारवादी विचार पुनः हमारे सामने आए थे, तो उसको हम संशोधनात्मक उदारवाद बोलते हैं। इसको हम सामाजिक उदारवाद भी बोल सकते हैं, सामाजिक उदारवाद ये है। तो देखिए परंपरागत पढ़ने के पश्चात हम पढ़ेंगे आधुनिक उदारवाद को, और आधुनिक उदारवाद के पश्चात भी एक नई और नया जो विकास क्रम है वो है नव उदारवाद या समकालीन उदारवाद। ये हमें समझना है कि ये जो उदारवाद है, ये जो टर्म्स हैं, इनको हम नव उदारवाद या समकालीन, वर्तमान जो समय का उदारवाद है, उससे तुलना नहीं करेंगे। ये द्वितीय चरण है इसके विकास का। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नव उदारवाद, नव उदारवाद, और इसके साथ ही हम इसको बोल सकते हैं समकालीन उदारवाद, समकालीन उदारवाद। देखिए समकालीन उदारवाद जब मैं बोल रहा हूं वर्तमान समय का, और नव उदारवाद है, तो इसकी दो धाराएं भी हमें पढ़नी है। देखिए इसकी दो धाराएं हैं, दो अलग अलग तरह के यहाँ पे विचार हैं जिनको हम सामूहिक रूप से बोलते हैं नव उदारवाद या समकालीन उदारवाद। तो एक तो इसमें है समतावाद और दूसरा है स्वेच्छा तंत्रवाद, स्वेच्छा तंत्रवाद। देखिए शब्दों का जो सामान्य अर्थ लगाएं, अगर हम नव उदारवाद की जो दो धाराएं हैं या समकालीन उदारवाद की जो दो धाराएं हैं, समतावाद और स्वेच्छा तंत्रवाद, ये दोनों, समतावाद वास्तव में समानता की मांग करता है और स्वेच्छा तंत्रवाद है वो ज्यादा स्वतंत्रता की मांग करता है। तो वास्तव में नव उदारवाद का जो संघर्ष है या समकालीन उदारवाद की जो कठिनाइयां हैं वो केवल दो विचारों में उलझी हुई हैं, स्वतंत्रता अधिक होनी चाहिए या समानता अधिक होनी चाहिए। परस्पर इन्हीं संघर्षों का नाम है नव उदारवाद। तो समतावाद भी पढ़ेंगे हम, स्वेच्छा तंत्रवाद भी पढ़ेंगे। इसके पश्चात इसका जो आगामी विकास चरण है उसमें अगर मैं बात कर लूं तो उसमें आएगा समुदायवादी, समुदायवाद। देखिए समुदायवादी इसके बाद के विकास के क्रम है। नव उदारवाद के बाद का जो विकास क्रम है उदारवाद का, उस समुदायवाद के रूप में हमारे सामने आता है। ये बेसिकली समुदाय केंद्रित विचारधारा है और इसमें समुदाय पे बल देने का प्रयास किया जाता है, समुदाय की जो महत्ता है उसको वापस स्थापित करने का प्रयास उसमें होता है। डिटेल से हम जब बारी बारी से इसको सबको पढ़ लेंगे। समुदायवादी के बाद में अगला इसका जो राउंड है या अगला जो इसका चरण है वो है बहुसंस्कृतिवादी,
बहुसंस्कृतिवादी या बहुसंस्कृतिवाद, ये विचारधारा का विकास क्रम है। यानी 400 साल की जो कालावधि है, उस कालावधि में यहाँ से शुरू हुआ परंपरागत उदारवाद, यानी अपने आरंभ में जो शुरू हुआ उदारवाद है, वो यहाँ से आधुनिक उदारवाद के बाद में नव उदारवाद, और उसके बाद में अंत में जो इसका जो चरण है वो है बहुसंस्कृतिवाद। तो ये जो विकास यात्रा है, ये तकरीबन 400 वर्ष की विकास यात्रा है। 17वीं शताब्दी में यहाँ से शुरू हुआ जो उदारवाद था, वो 21वीं शताब्दी तक होते होते इन विचारों के रूप में परिणत हो गया है। निस्संदेह हम ये कह सकते हैं कि उदारवाद एक जड़ विचारधारा नहीं है, बल्कि उसमें समय के अनुरूप परिवर्तन होते चले गए हैं, और ये समय के अनुसार प्रगतिशील विचारधारा है। तो आज हम आज का जो हमारा व्याख्यान होगा, उसमें मोटे तौर पर हम जो परंपरागत उदारवाद है या जो नकारात्मक उदारवाद है, उसकी चर्चा कर लेते हैं, और इसके जो विकास क्रम है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जो परंपरागत उदारवादी हैं उनकी बात करेंगे, और उदारवाद का जो विकास है वो क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में उदारवाद का जन्म हुआ, इसकी बात भी आज के व्याख्यान में हम करेंगे। तो एक तो उदारवाद को पढ़ते समय अगर आपके पास पुस्तकें हैं और आप पुस्तकों से भी इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो 2 शब्दावलियां हैं जो इनके साथ हमें लगता है कि काम में ले जाती हैं। एक तो देखिए व्यक्तिवाद, एक है लोकतंत्र। देखिए हमें ये समझना है कि उदारवाद है वो व्यक्तिवाद का पर्यायवाची नहीं है, व्यक्तिवाद उदारवाद का अंग है। हमें देखना है व्यक्तिवाद और उदारवाद को हम पर्याय के रूप में नहीं पढ़ सकते हैं, पर्याय के रूप में नहीं समझ सकते हैं। ये बात आंशिकता ही सत्य है कि दोनों पर्याय हैं एक दूसरे के। देखिए उदारवाद एक बड़ा विचार है, उदारवाद का एक घटक व्यक्तिवाद है, अर्थात उदारवादी जो विचार हैं, उदारवादी जो विचारधारा है, उसमें व्यक्ति के स्थान, व्यक्ति के महत्व को ध्यान में रखा गया है। तो इसलिए इसको व्यक्तिवाद की जो विचारधारा है उसके साथ जोड़ के नहीं देख सकते। हाँ, इसमें व्यक्ति की महिमा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसकी बात की गई है। इसलिए कुछ जो आलोचक हैं इसको व्यक्तिवाद के रूप से इसको आलोचित करते हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि उदारवाद है वो व्यक्तिवाद नहीं है, बल्कि उदारवाद जो एक विभिन्न विचारों का समूह है, उसमें कुछ विचार ऐसे भी हैं जो व्यक्तिवादी हैं। हमें इस दृष्टिकोण से इसको समझना है। दूसरा जो उसका पर्याय के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं वो लोकतंत्र के रूप में करते हैं, कि जो उदारवाद है वो लोकतंत्र का पर्याय है। लेकिन ये परिभाषा या ये कह देना कि लोकतंत्र और उदारवाद एक दूसरे के पर्याय हैं, ये भी पूर्णतया सत्य नहीं है। आंशिक रूप से सत्य हो सकता है, कम मात्रा में सत्य हो सकता है। मैं इसका सही से जो परिभाषाकरण है वो यूं कर सकता हूं कि लोकतंत्र है वो उदारवाद का परिणाम है। उदारवाद का जो परिणाम हमारे सामने आया है, उदारवादी जो विचार है उसके जो परिणाम हमारे सामने आए हैं, वो परिणाम लोकतंत्र के रूप में हमारे सामने आए हैं। ये कह सकता हूँ कि परिणति है ये। तो व्यक्तिवाद और लोकतंत्र से इसको बिल्कुल हमें अलग रखना है फिलहाल, और हम समझने का प्रयास करेंगे कि किन परिस्थितियों में उदारवादी जो विचार हैं, उदारवादी जो विचारधारा है उसका जन्म होता है, ये हमें समझना है। तो देखिए 3 चीज़ इसमें नॉर्मल है, हम हर बुक में पढ़ते हैं और हमें अच्छे से ये समझना भी है। देखिए एक तो ये कि इसका जो विकास हुआ है वो 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में देखिए हम ये भी पढ़ते हैं इतिहास में कि 1688 की जो इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति थी वो पहली उदारवादी क्रांति थी। लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए कि किन परिस्थितियों में कोई विचार पैदा होता है या नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको 17वीं शताब्दी में। मैं बात कर लूं तो इंग्लैंड में हम ये पढ़ते हैं पुस्तकों में कि इंग्लैंड है वो उदारवाद का घर है। इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरे यूरोप में उदारवादी विचार शुरू हुआ है। पहले इंग्लैंड में आया था, फिर पूरे यूरोप में फैल गया, लेकिन इंग्लैंड में फैला है वो विचार, इंग्लैंड में शुरू हुआ है और यूरोप में फैला है। इसलिए हम बोल देते हैं कि इंग्लैंड है वो उदारवाद का घर है। तीसरा हम बात करते हैं जॉन लॉक की। जॉन लॉक के बारे में हम ये सुन लेते हैं, पढ़ देते हैं बुक्स में कि जॉन लॉक है वो उदारवाद का जनक है। निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है, जॉन लॉक उदारवाद का जनक है। उदारवाद के जो विचार समूह है, उस विचार समूह की जो शुरुआत है वो जॉन लॉक के माध्यम से होती है। हम ये भी कहते हैं, कई जगह में बुक्स में पढ़ने को मिलता है कि लॉक है वो उदारवाद की आत्मा है। अर्थात इसी परिप्रेक्ष्य में हम बोलते हैं क्योंकि जॉन लॉक के विचारों से ही इस नई विचारधारा का, इस नए उदारवादी जो परिप्रेक्ष्य है, इसका प्रस्फुटीकरण हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हम विचारधारा की जो परिभाषा है वो सब विचारधाराओं को पढ़ने के पश्चात अंत में गढ़ेंगे, लेकिन अभी आज के इस लेक्चर में समझने के लिए आप जो विचारधारा शब्द जहाँ जहाँ भी आएगा तो इसका आप मोटा सा जो अर्थ है, स्थूल अर्थ है, वो ये लगाएं
कि विचारधारा किसी भी समाज को, देश को, राज्य को, व्यक्ति को देखने का एक नजरिया है। हम किस नजरिए से देखते हैं, नजरिए को ही विचारधारा बोलते हैं, नजरिए को ही विचार बोलते हैं, दृष्टिकोण को, परिप्रेक्ष्य को ही हम विचारधारा बोलते हैं। जैसे मैं कह दूं कि मैं किन चीज़ों को देखता हूं, तो अगर मैं देख के उन चीज़ों को गलत या सही साबित करता हूं, तो मुझे देखना होता है कि मैं किस परिप्रेक्ष्य से, किस नजरिए से देख रहा हूं। किसी समाज को मैं उदारवादी समाज से देख रहा हूं, उदारवादी दृष्टिकोण से देख रहा हूं, उदारवादी विचारधारा से प्रभावित होकर देख रहा हूं, तो वो परिप्रेक्ष्य उदारवादी परिप्रेक्ष्य है। दूसरे विचार से देख रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं मार्क्स के विचारों से देख रहा हूं, तो वो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है। तो उदार जो अपनी विचारधारा है, इसका स्थूल अर्थ हमें इस पूरे व्याख्यान में ये समझना है कि जो विचारधारा है वो एक नजरिया है, परिप्रेक्ष्य है, किन्हीं भी चीज़ों को देखने का, उनका मूल्यांकन करने का। तो ये हमें देखना है। अब बात कर लें हम 17वीं शताब्दी की। 17वीं शताब्दी का जो इंग्लैंड था, उसकी जो परिस्थितियां हैं, या यूरोप की जो परिस्थितियां हैं, वो उदारवाद के विकास के लिए मैं कह सकता हूं कि एक तरह से परिस्थितियां तैयार करती हैं, या उदारवाद के विकास में अपनी भूमिका निभाती हैं। किस तरह की स्थितियां थी वहाँ पे कि उदारवादी विचार वहाँ पे पैदा हुआ। तो 2-3 बातों की मैं बात करूंगा। एक तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि ये जो काल है, ये मध्यकाल की समाप्ति का काल है। पूरे यूरोप में अगर हम पढ़ें, जो मध्यकाल था या मध्य युगीन जो राजनीतिक तंत्र था पूरे यूरोप का, उसमें हम देखते हैं कि जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, पूरे यूरोप की बात कर लो तो राजाओं का शासन था, और एक तरह से अत्याचारपूर्ण तरीके से जो यूरोप है वो गवर्न हो रहा है इस काल में। तो ये बात करो। सबसे पहले बात जो होगी उदारवाद की शुरुआत की, वो ये होगी कि एक वैज्ञानिक क्रांति के बारे में हम पढ़ते हैं। साइंटिफिक रिवोल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति। देखिए, अगर हम वैज्ञानिक क्रांति के कारणों में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वैज्ञानिक क्रांति को आप पढ़ोगे तो आप ये पाओगे वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है? यूरोप से, इंग्लैंड से हुई है। वैज्ञानिक क्रांति यूरोप में शुरू हुई। अगर मैं बात कर लूँ वैज्ञानिक क्रांति के जो उन नायक हैं उनकी, तो आपने नाम सुना होगा गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया है। फ्रांसिस बेकन का नाम आपने सुना होगा, फ्रांसिस बेकन। केपलर का नाम सुना होगा, केपलर ने, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपने सुना होगा, ग्रहों की जो गति के नियम थे वो खोजे थे। बेकन के जो विचार थे वो बिल्कुल आधुनिक और वैज्ञानिक विचार थे, तार्किक विचार थे। वो जो बुद्धिमत्ता है और तर्क है उसको प्रधान मानता था। अगर जीव विज्ञान की बात कर लूँ तो हार्वे के विचार थे। ये विचार मोटे तौर पर यूरोप में आए थे। अर्थात यूरोप में क्या हुआ, वैज्ञानिक चिंतन और वैज्ञानिक सोच का आविष्कार हुआ, एक तरह से कह सकता हूँ उसकी शुरुआत हुई। वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। कहाँ पे? यूरोप में। यूरोप में बढ़ावा मिला है, ये मिला है तकरीबन 16वीं शताब्दी के पश्चात, और 17वीं शताब्दी का जो काल है, कालखंड है, एकदम से ये नहीं हुआ है कि पूरे यूरोप में एक ही दिन कोई वैज्ञानिक क्रांति अचानक हो गई हो, लेकिन धीरे धीरे जो वैज्ञानिक आविष्कार है, वैज्ञानिक चिंतन है, वो इंग्लैंड में आया है। देखिए, वैज्ञानिक क्रांति जब होती है तो निश्चित रूप से जो वैज्ञानिक इक्विपमेंट है, जो साइंटिफिक इक्विपमेंट है, उनका निर्माण होता है। यानी वैज्ञानिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ है, कुछ मशीनों का, यंत्रों का आविष्कार होता है। और यंत्रों के आविष्कार के बाद यूरोप सहित इंग्लैंड में औद्योगिकरण शुरू होता है। औद्योगिकरण शुरू होने के पश्चात वहां पे क्या होता है, देखिए, उद्योगों का विकास हुआ, कल कारखाने लगे, उनमें मशीनें स्थापित हुई, और उद्योगों की स्थापना के साथ ही क्या हुआ, शहरों का विकास शुरू हुआ। उद्योगों के साथ ही क्या हुआ, शहरीकरण की शुरुआत हुई। शहरीकरण बढ़ा। यूरोप सहित, मैं बात कर लूँ इंग्लैंड की भी, तो क्या हुआ है, यूरोप सहित पूरे जो इंग्लैंड है उसमें बड़े बड़े शहरों का, क्योंकि उद्योग कहाँ पे लगे, शहरों में लगे थे, और शहरों के लगने के साथ ही लोग रोजगार के लिए शहरों की तरफ चलना शुरू हो गए। तो लोग जब गाँवों से निकलकर, या जो बाहरी जो उनका जहाँ पे रहन सहन आवास था, वहाँ से निकलकर जब शहरों की तरफ काम के लिए पलायन कर चुके हैं, तो फिर बड़े बड़े शहरों का निर्माण हो गया। ये 3 चरण हैं। वैज्ञानिक क्रांति हुई, औद्योगिकरण हुआ, उसके पश्चात शहरीकरण हुआ। अब हमें ये समझना है कि जो वैज्ञानिक क्रांति है उसमें अगर मैं फ्रांसिस बेकन का नाम ले दूं, फ्रांसिस बेकन का नाम ले दूं, तो बेकन ने, देखिए, आस्था और जो तर्क है उसके संघर्ष को उसने जिया है। अर्थात सबसे पहले तार्किक चिंतन की शुरुआत अगर मैं बात कर लूँ यूरोप में, आधुनिकता की जो शुरुआत हुई थी सोचने के तरीके में, वो फ्रांसिस बेकन के प्रयासों से शुरू हुई है। तो ये जो काल था उसमें आस्था और तर्क दोनों में संघर्ष चलता है। अर्थात परंपरागत जो समाज था यूरोप का, वो आस्था पर आधारित था, और इनकी सोच के कारण, वैज्ञानिक सोच के कारण वहां पे तर्क की प्रधानता उत्पन्न होती है। अब देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट में उदारवादी विचार आया है।
उदारवाद की जो शाब्दिक संरचना है उसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन मोटे तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि उदारवाद शब्द में जो सबसे मूल शब्द है या एक प्राइम जो उसमें वर्ड है वो है स्वतंत्रता। अगर मैं बात कर लूं तो उसमें जो मूल जो विचार है वो है स्वतंत्रता का विचार। स्वतंत्रता का विचार है वो उदारवाद में मूल रूप से निहित है। यद्यपि स्वतंत्रता के साथ इसमें समानता, न्याय, बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ मिलते हैं, लेकिन मूल अगर उदारवाद शब्द का एक ही अर्थ निकालना हो तो वो शब्द आएगा स्वतंत्रता। ऐसी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में उदारवाद का विकास शुरू होता है या उदारवाद का प्रारंभ होता है। मैं आपको बता चुका हूं 1688 में जो गोरोमुई क्रांति हुई थी या गोरोपूर्ण क्रांति जिसको बोलते हैं, जॉन लॉक के प्रयासों से, वो उदारवादी क्रांति थी। उदारवादी विचारों का प्रभाव था जो क्रांति के रूप में इंग्लैंड में प्रस्फुटित हुआ। ये हमें समझना है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो अपने विचारों के माध्यम से, उदार विचारों के माध्यम से, उदार जो संस्कृति है या उदार विचार है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और किस तरह के विचार देके आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जॉन लॉक की। लॉक, देखिए जॉन लॉक जो है उसको हम समझते हैं। जॉन लॉक ने सबसे पहले यह बताया कि व्यक्ति है वो जन्म से समान है, पैदाइशी समान है। व्यक्ति है वो पैदाइशी समान है, जन्म से समान है। व्यक्ति विवेकशील है। व्यक्ति क्या है? विवेकशील है। देखिए लॉक ने दो शब्द काम में लिए हैं, विवेकशील व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति और समान, यानी जन्म से समान है। तो जब ये शब्द जॉन लॉक काम में ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस कॉन्टेक्स्ट में जब इंग्लैंड में लॉक बोल रहा है ये बात, व्यक्ति विवेकशील है, तो इसका मतलब है कि उस समाज में, उस देश में, उस राजनीतिक वातावरण में ये धारणा अवनिहित है या अवधारणा बनी हुई है पहले से ही कि व्यक्ति विवेकशील नहीं है। अगर हम बात कर लें उस समय के इंग्लैंड के धार्मिक ढांचे की, तो व्यक्ति था वो पूरी तरह से, मैं कह सकता हूं कि पोप से जकड़ा हुआ था। अर्थात ये मान्यता नहीं थी कि जो राजा है वो ईश्वर का या ईसा मसीह का, आप कह सकते हैं कि एजेंट है और वो व्यक्तियों पर शासन करने के लिए यहां पे आया हुआ है। अगर व्यक्तियों पे वो शासन कर रहा है, अगर राजा आतताई है, निरंकुश है, खराब है, बेकार है, अत्यधिक शक्तियों का प्रयोग करता है, तो भी व्यक्ति को राजा या शासक की अवहेलना या उसकी अवज्ञा करने का कोई अधिकार व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। ये एक धारणा बनी हुई थी। ये ईसाइयत की धारणा है। वस्तुतः ये ईसाई धर्म ग्रंथों में ये विचार विद्यमान है कि व्यक्ति है वो अपवित्र आत्मा है, इसीलिए वो धरती पे आया है। अगर व्यक्ति है उसके बुरे कर्म नहीं होते या अच्छा ही होता तो वो स्वर्गलोक में ही रहता, यहाँ जमीन पे जन्म नहीं लेता, वो धरती पे प्रकट नहीं होता। ये ईसाइयत की अवधारणा थी। तो जॉन लॉक ने कहा कि नहीं, व्यक्ति बेकार नहीं है, खराब नहीं है, बल्कि व्यक्ति विवेकशील है, उसमें चिंतन है, उसमें सोचने की क्षमता है, और सबसे खास बात है व्यक्ति पैदाइशी समान है, अर्थात जन्म से सब व्यक्ति बराबर हैं। राजा भी तो एक व्यक्ति है, पोप भी एक व्यक्ति है, और पोप और राजा और जो आम व्यक्ति हैं जिन पे वो शासन कर रहे हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। जॉन लॉक के ये विचार उदारवादी क्रांति या उदारवादी विचारधारा के प्रस्फुटीकरण में एक तरह से कह सकता हूं कि मील के पत्थर साबित हुए। तो ये जॉन लॉक का विचार था। अगर मैं अब जो परंपरागत ये उदारवाद है या नकारात्मक जो उदारवाद है, इसकी कुछ जो इसके मूल्य हैं, किन में ये विश्वास करते हैं, कौन से परिवर्तन ये देखना चाहते हैं, ये लिखूं, तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूं कि जो परंपरागत उदारवादी थे या ट्रेडिशनल या नेगेटिव जो लिबरलिज्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे, वो ये मानते थे कि व्यक्ति है, यानी उनका पहला सिद्धांत ये था, मानवीय विवेक में आस्था। उनका पहला काम ये था कि मानव या जो ह्यूमन है, व्यक्ति है, वो विवेकशील है और उसी में हम विश्वास करते हैं। किसी धर्म ग्रंथों में हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको कि वैज्ञानिक क्रांति इंग्लैंड में हो चुकी थी, वैज्ञानिक चिंतन का प्रारंभ हो चुका था, और वैज्ञानिक चिंतन के फलस्वरूप हम देखते हैं कि जब चिंतन, हमारे सोचने की क्षमता, हमारे जो सोचने का नजरिया जब वैज्ञानिक बन जाता है तो हम क्या करते हैं, हम तर्क करते हैं, और तर्क के माध्यम से ही हम चीजों को सही या गलत मानते हैं।
ईश्वरीय धर्म ग्रंथ या पोप के विचार या पुजारी के विचार या मौलवी के विचार, इनको हम ठीक नहीं मानते। हम उन विचारों को पुष्ट और ठीक मानते हैं जो तार्किक हों, सही हों, वैज्ञानिक कसौटियों पर ठीक उतरते हों। तो इनकी एक तो आस्था ये थी कि मानवीय विवेक में आस्था। जो उदारवादी थे, परंपरागत या शुरुआती जो उदारवादी थे, वो ये मानते थे कि व्यक्ति है वो विवेकशील है। दूसरी मैं बात कर लूँ कि ये मानते थे कि इतिहास और जो परंपराएं हैं वो अपुष्ट हैं। तो मैं कह सकता हूं इतिहास व परंपराओं का विरोध, इतिहास एवं परंपराओं का विरोध। अब वो किसको स्वीकार कर रहे हैं? जो चीज सामने है, पुष्ट है, उसी को मानते हैं। जो वैज्ञानिक कसौटी पे सही है, उसी को ठीक मानते हैं। तो मानवीय विवेक में आस्था सबसे पहले जॉन लॉक के विचारों से प्रस्फुटित हुई। जॉन लॉक से पहले, जॉन लॉक के जो सेंटेंस थे, जॉन लॉक का ये लेखन था, जॉन लॉक के विचार थे, ये जब सबसे पहले इंग्लैंड के समाज में बाहर आए तो एक तरह से हंगामा सा मच गया पूरी तरह से कि ये इस तरह का व्यक्ति कौन है। क्योंकि आज अगर हम बात कर लें, आज भी मैं बात कर लूँ आपके सामने, चूँकि ये मैं बात कर रहा हूँ 17वीं शताब्दी की, अगर आज 21वीं शताब्दी में मैं ये कह दूँ मैं कि ईश्वर और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, ईश्वर व्यक्ति से ऊपर नहीं है, बल्कि ईश्वर भी व्यक्ति के समान ही है, व्यक्ति और व्यक्ति बराबर हैं, तो भी आपको ये लगता होगा कि इस तरह के जो विचार हैं ये क्रांतिकारी विचार हैं। लेकिन उस 17वीं शताब्दी की हम बात कर लें, जब जॉन लॉक ये विचार दे रहा था, तो हम ये समझ सकते हैं कि अपने आप में कितने आमूल चूल या कितने रेडिकल, मतलब ये कह सकते हैं कि एक तरह से रेडिकल ही विचार थे। तो दूसरा इनका जो है वो इतिहास और परंपराओं का ये लोग विरोध करते हैं। देखिए लॉक ने और क्या बताया आगे, मानवीय विवेक में आस्था प्रकट करी। लॉक ये कहता है कि व्यक्ति के कुछ पैदाइशी अधिकार भी हैं, जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता। जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता को लॉक कहता है कि ये व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं, ये उसके जन्मजात अधिकार हैं, ये इसको मिलने ही चाहिए। और उसके बाद मैं बात कर लूँ, जॉन लॉक ने कहा कि समान अधिकार हो, समान स्वतंत्रता हो, शासन का आधार सहमति होना चाहिए, राजा ऐसे ही, पोप के आदेश ऐसे ही हम पर लागू नहीं हो सकते। इस तरह के विचार दिए थे इन्होंने। तीसरी मैं बात कर लूँ तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास, या मैं कह सकता हूं मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास। ये इस धारणा में विश्वास करते थे जितने भी जो नकारात्मक उदारवादी हुए हैं। देखिए मैं बीच में बात कर लूँ, जॉन लॉक की बात कर लेता हूँ, बेंथम की बात कर लें, जॉन स्टुअर्ट मिल की बात कर लें, जितने भी ये परंपरागत उदारवादी हुए हैं ये सब इंग्लैंड की धरती से हुए हैं। और इंग्लैंड की धरती में इन्होंने जो जितने भी विचार दिए हैं वो वहाँ की तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जो परिस्थितियाँ हैं उनके इर्द गिर्द ही हैं, उनका विरोध करते हैं। ये कह सकता हूँ कि पहले जब उदारवाद का विकास इंग्लैंड में हुआ है तो वहाँ उससे पहले जो विचार काम कर रहा था वो अनुदारवादी था, कंजर्वेटिव था, परंपरावादी समाज था वहाँ का, उसका वो विरोध कर रहे थे। क्योंकि परंपराओं के नाम पर, प्रथाओं के नाम पर, धर्म के नाम पर व्यक्ति था वो दमित था, व्यक्ति को के पास कोई अधिकार नहीं थे, और व्यक्ति पूरी तरह से हमें कह सकते हैं कि उसको दबा के रखा गया था। और शासन का जो आधार था वो धर्म ग्रंथ, परंपराएं, रूढ़ियाँ ये बनी हुई थी। तो व्यक्ति की जो जन्मजात स्वतंत्रताएं हैं वो बाधित हो रही थी। मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास, देखिए रूसो का एक प्रसिद्ध कथन आपको याद होगा कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। देखिए रूसो का काल है वो जॉन लॉक के काल का बाद का काल है, लेकिन हमें यह भी समझना है कि जॉन लॉक के बाद रूसो आते हैं। जॉन लॉक के विचारों का प्रभाव रूसो पर था, और यही हम पढ़ते हैं इतिहास में कि रूसो की प्रेरणा से ही जो फ्रेंच क्रांति है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रांस की क्रांति होती है, वहाँ पे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की वहाँ पे बात होती है। तो मानवीय जो स्वतंत्रता है या मानवीय स्वतंत्रता की धारणा, उसमें ये विश्वास करते हैं। और इन्होंने ये भी कहा व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वो सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। इस तरह की जो स्वतंत्रताएं हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता को उन्होंने महत्व दिया, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने प्रयास किए, अपने विचार प्रकट किए। और व्यक्ति की जो स्वतंत्रताएं हैं उन सब तरह की स्वतंत्रताओं में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही, चयन की स्वतंत्रता, चयन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ चॉइस, चयन की स्वतंत्रता। अर्थात उदारवादी ये मानते हैं या नकारात्मक उदारवादी ये मानते हैं कि व्यक्ति के पास चयन का अधिकार होना चाहिए, व्यक्ति स्वयं अपना चयन करेगा, क्योंकि व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति तर्कपूर्ण है, व्यक्ति बेकार नहीं है, बुद्धिमान है। और जहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही है तो प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। तो चयन की स्वतंत्रता की ये बात करते हैं। और चयन किस बात का? चयन खाने पीने का चयन, रहने का चयन, विचारों का चयन, या
और भी अन्य तरह के चयन जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह का अधिकार है वो चयन का अधिकार है। तो चयन का जो अधिकार है कि व्यक्ति स्वयं चयन करेगा कि क्या उसे पसंद है, क्या उसे पसंद नहीं है। फिर शासन या शासक कौन होगा, यह भी व्यक्ति का चयन करने का अधिकार है। अर्थात पोप ऊपर से राजा को नहीं भेजेगा, राजा है वो चर्च के माध्यम से यहाँ पे अपने रूल लागू नहीं करेगा, नियम लागू नहीं करेगा। तो चयन का जो अधिकार है इसकी इन्होंने वकालत करी कि व्यक्ति को चयन की स्वतंत्रता है, व्यक्ति चाहे तो किन्हीं विचारों का चयन कर सकता है। जॉन लॉक से जब पूछा गया कि फिर इस तरह से तुम बात करते हो तो फिर शासक कौन होगा, भाई जब आप जो चर्च ने जो या ईसा मसीह ने जो राजा भेजा है यहाँ पे, वो राजा जिसमें तुम विश्वास नहीं करते हो, तो शासक कौन होगा। जॉन लॉक ने कहा शासक वो होगा जो सहमति प्राप्त करेगा, अर्थात हम पर शासन करने वाला व्यक्ति है वो हमसे सहमति प्राप्त करेगा, यानी आम जन से सहमति प्राप्त करेगा। और देखो जॉन लॉक का जो सहमति का विचार है कि सहमति से ही शासन होगा। ईसा मसीह या ईसाइयत के जो आदेश हैं धर्म ग्रंथों में लिखे हुए, उनके आधार पर शासन नहीं होगा। तो ये अपने आप में लोकतांत्रिक विचार है और ये लोकतंत्र का प्रस्फुटीकरण है। आज भी हम बात कर लें अगर भारत की शासन व्यवस्था की बात ही कर लें, तो जो शासक है वो एक आम व्यक्ति के समान ही है। कानून के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वो एक सामान्य व्यक्ति है। हाँ, हम पर वो शासन कर रहा है, शासक बना हुआ है, क्योंकि उसने सहमति प्राप्त की है जनता से। 5 साल के लिए मान सकते हैं, अलग अलग देशों में उसका जो काल अवधि है वो अलग अलग हो सकती है। तो ये चयन की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अगर मैं और बात कर लूँ तो ये मानते हैं कि जो समाज और राज्य है, समाज और राज्य एक कृत्रिम संगठन है। समाज और जो राज्य है वो कृत्रिम संगठन है। और समाज और राज्य और कृत्रिम, 3 शब्दों को देखना है, समाज, राज्य और कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब है व्यक्ति के द्वारा निर्मित है, अर्थात राज्य का निर्माण है या राजा का निर्माण है वो ईश्वर ने नहीं किया है, बल्कि किसने किया है, व्यक्ति ने किया है। समाज भी किसने बनाया है, व्यक्ति ने। यानी व्यक्ति, समाज कैसे बना है, व्यक्तियों का योग ही तो समाज है। और राज्य है वो भी कृत्रिम संगठन है, किसी धार्मिक पोप ने, पुजारी ने, मौलवी ने नहीं बनाया है, और न ही ये किसी ईसा मसीह ने भेजा है या किसी और धर्म ग्रंथ के आधार पर ये शासन करने के लिए आया है। बल्कि शासन का आधार क्या होना चाहिए, शासन का आधार राज्य होना चाहिए, और राज्य है वो कृत्रिम संगठन होना चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि ये राज्य है वो ईश्वरीय है, नहीं, राज्य एक कृत्रिम संगठन है जिसका निर्माण व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। इस तरह के विचार है। देखिए बेंथम का एक विचार हमें देखना है। बेंथम ये कहते हैं कि समाज व्यक्तियों का योग मात्र है। बेंथम कहते हैं समाज व्यक्तियों का योग, अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि बेंथम ये कह रहे हैं कि समाज जैसी कोई चीज नहीं है, व्यक्ति ही मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। तो समाज व्यक्तियों का योग मात्र है, समाज व्यक्तियों का योग मात्र है, समाज कोई अलग से संरचना नहीं है। तो व्यक्तियों ने मिलकर ही समाज का निर्माण किया है, व्यक्ति और व्यक्ति से मिलकर ही समाज का निर्माण होता है। और प्रत्येक व्यक्ति है वो क्या हो गया है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, समान है, जन्म से समान है, उसे चयन करने की आजादी है, उसे अपनी शासन व्यवस्था चुनने का अधिकार है, और प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। न तो वो किसी राजा के अधीन है, न किसी पोप के अधीन है, न किसी शासक के अधीन है, और न ही किसी दूसरे व्यक्ति के या अपने परिवार के मुखिया के अधीन है। बल्कि व्यक्ति है वो स्वतंत्र है और वो अपना स्वयं चयन करने का अधिकार रखता है। अगर मैं बात कर लूँ जो हॉब्स हैं, तो हॉब्स की एक धारणा है यहाँ पे। हॉब्स कहते हैं कि हॉब्स ने जो परिकल्पना करी है वो करी है अणुवादी समाज के रूप में। अणुवादी समाज, देखिए अणुवादी समाज को आप समझ सकते हैं कि अणु शब्द है वो, एटम शब्द है वो विज्ञान का शब्द है। और हम देखते हैं कि जो विज्ञान के विद्यार्थी आप में से जानते भी होंगे कि एक जो अणु है उसका विज्ञान के हिसाब से हम देखें तो दूसरे अणु के साथ कोई संबंध नहीं होता है। अर्थात एक अणु दूसरे अणु के अधीन नहीं है, नहीं उसके साथ कोई उसका संबंध है। तो जब मैं अणुवादी समाज की बात कर रहा हूँ हॉब्स के दृष्टिकोण के अनुसार, तो हॉब्स ये कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो दूसरे के अधीन नहीं है, दूसरे के ऊपर भी नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति वो समान है और एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं है। कोई इस तरह का जो जैसे पारिवारिक रिलेशन की बात कर लो तो इस तरह का कोई संबंध नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति, जब अणुवादी समाज की बात होती है तो ये बात होती है प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करने की बात। और अणुओं के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के अणु है और अणुओं से मिलकर ही समाज का निर्माण हुआ है। इसको बोलते हैं अणुवादी समाज, यानी ऐसा समाज जिसमें प्रत्येक व्यक्ति निर्भर है, स्वायत्त है,
स्वतंत्र है, अपना चयन स्वयं करता है और न किसी के अधीन है, बल्कि सबके समान है। वो एक व्यक्ति अपने आप में स्वायत्त है। ये विचार इनका निकल के सामने आता है। दूसरी मैं बात कर लूँ तो इन्होंने एक और मूल्य आगे बढ़ाया, धर्मनिरपेक्ष राज्य। मैं आपको पहले ही व्याख्यान के शुरू में बता चुका हूँ कि जो यूरोपीय समाज था मध्यकाल का, वो धर्मतंत्र से जकड़ा हुआ था, अर्थात राजतंत्र थी वहाँ पे, और राजतंत्र में माना गया था कि जो राजा है वो ईश्वर का अवतार है। और जो यूरोपीय, मैं पूरा समाज की बात कर लूँ, पूरे यूरोप के समाज की, तो वो ईसाई समाज था। तो अपने आप में यह था कि जो राजा है या शासक है वो ईसा मसीह का प्रतिनिधि है और वो जनता पे शासन करने का अधिकार रखता है धर्म ग्रंथों के अनुसार। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, जब धर्म का खंडन कर दिया गया, जब चर्च का खंडन कर दिया गया, ईसा मसीह का खंडन कर दिया गया, पोप का खंडन कर दिया गया, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ? धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात हुई कि ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जिसमें धर्म शासन करेगा, बल्कि शासन कौन करेगा? व्यक्ति करेगा। व्यक्ति और व्यक्ति मिलकर शासन करेंगे। व्यक्ति और व्यक्ति स्वयं राज्य का निर्माण करेंगे, सरकार का निर्माण करेंगे और फिर शासन चलाएंगे। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का विचार में एक बात यह भी निहित है कि देखो, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंग्लैंड था, तत्कालीन इंग्लैंड की बात कर लूँ मैं, तो इंग्लैंड में उस समय जो ईसाई धर्म था वो दो भागों में बटा हुआ था, एक तो प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। तो यहाँ पे ये था कि भाई राजा जो होगा, तो जो राजा प्रोटेस्टेंट बना है अगर ईसाई धर्म में, तो वो चाहता है कि पूरी प्रजा भी प्रोटेस्टेंट हो। कैथोलिक बना है तो वो चाहता है कि कैथोलिक। यहाँ पे सबसे पहले जॉन लॉक ने कहा कि नहीं, जो राजा का धर्म होगा कोई जरूरी नहीं कि वो प्रजा का धर्म हो। वो धर्म व्यक्ति की चेतना का विषय है, धर्म व्यक्ति की स्वयं की स्वतंत्रता और चयन का विषय है। वो जिस धर्म को माने तो माने और नहीं माने तो नहीं माने। धर्म के आधार पर व्यक्ति को मतलब रूल नहीं किया जा सकता, धर्म के आधार पर व्यक्ति को शासित नहीं किया जा सकता। तो एक तरह से इनके जो विचार हैं, उदारवादी विचार हैं, ये धर्म में विश्वास नहीं करते, बल्कि धर्मनिरपेक्ष राजा का समर्थन करते हैं और धर्म की स्वायत्तता की ये बात करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था निर्धारित करने का अधिकार है। लॉक का ये सेंटेंस हमें याद रखना है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। लॉक ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था, क्योंकि व्यक्ति विवेकशील है, जॉन लॉक पहले ही कह चुके हैं बात कि व्यक्ति विवेकशील है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी आस्था, अपनी फेथ वो निर्धारित कर सकेगा, निर्धारित कर सकता है। फिर अगर मैं छठे कंपोनेंट्स की बात कर लूँ तो हम कहते हैं लोकतांत्रिक पद्धति। देखिए, लोकतांत्रिक पद्धति में ये विश्वास करते हैं। लोकतांत्रिक पद्धति का मतलब है वर्तमान, जब लोग ये कहते हैं कि शासक शासितों की सहमति प्राप्त करेगा, अर्थात जो शासक बनेगा, राजा बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, वो सहमति प्राप्त करेगा किनसे? जिन पे शासन करेगा। तो सहमति का विचार अपने आप में लोकतांत्रिक पद्धति की ओर संकेत करता है। और जब समानता की बात पहले हो चुकी है, तो न तो कोई राजा है न कोई प्रजा है, बल्कि व्यक्ति सब समान है, और समान व्यक्तियों में से ही एक व्यक्ति है वो शासन करेगा और वो उनसे सहमति प्राप्त करेगा। और वो शासक है, उसका शासन नहीं होगा, बल्कि शासन किसका होगा? विधि का होगा। यानी शासक ऊपर नहीं है, बल्कि विधि ऊपर रहेगी, संविधान ऊपर रहेगा, सरकार ऊपर रहेगी। लेकिन ये संस्थाओं के रूप में शासन किसका होगा? विधि का। न तो कोई राजा बड़ा है और न प्रधानमंत्री बड़ा है और न राष्ट्रपति और प्रजा उनसे छोटे हैं, बल्कि विधि सबसे बड़ी है। और विधि की कौन बना रहा है? विधि सरकार बना रही है, राज्य बना रहा है। और राज्य कैसे स्थापित हुआ? सरकार कैसे स्थापित हुई? लोगों की सहमति से। तो एक तरह से लोकतांत्रिक पद्धति का ये समर्थन करते हैं। जो परंपरागत उदारवादी हैं वो बेसिकली हस्तक्षेपवादी राज्य की बात करते हैं। वो केवल राज्य को ये कार्य सौंपते हैं कि जो आवश्यक कार्य हैं वही करेंगे, न्यूनतम कार्य करेंगे, कम से कम कार्य करेंगे। परंपरागत उदारवादियों का यह मानना है कि राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रताएं क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। अर्थात दोनों में विरोधाभास है। हम देखते हैं कि जैसे राज्य है वो अधिक कार्य करेगा तो जो नागरिक हैं उनकी स्वतंत्रताएं बाधित हो जाएंगी। अर्थात ये जो परंपरागत उदारवादी हैं ये सोचते हैं कि राज्य का जो कार्यक्षेत्र है वो न्यूनतम होना चाहिए। रात्रि प्रहरी राज्य की बात करते हैं, नाइट वॉचमैन स्टेट की बात करते हैं। रात्रि प्रहरी राज्य का मतलब है राज्य केवल जो आवश्यक कार्य है वही करे और जो काम है वो केवल व्यक्तियों पे छोड़ दे और व्यक्ति अपनी मर्जी से, अपनी चयन से स्वयं करेंगे। तो हस्तक्षेपवादी राज्य, या हम कह सकते हैं पुलिस राज्य भी बोलते हैं इसको, या दूसरे शब्दों में न्यूनतम राज्य बोल सकते हैं। या उदारवादी या परंपरागत उदारवादी ये मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। देखिए, ये शब्द भी लोकतांत्रिक, राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक आवश्यक
बुराई है। जब ये बोलते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो उसका अर्थ है कि राज्य है वो बुराई क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को सीमित करता है, और आवश्यक इसलिए है क्योंकि लोक व्यवस्था और कानून व्यवस्था या शासन पद्धति के संचालन के लिए राज्य की आवश्यकता भी है। तो लोक ने लोकतांत्रिक विचारों को बढ़ावा दिया। ठीक वैसे ही बेंथम ने भी एक व्यक्ति एक वोट की वकालत करी। फिर जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, जेम्स मिल के बेटे पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल हैं, वो बात करते हैं मुख्यतया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से चयन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रताएं हैं, ये नकारात्मक उदारवाद का आधार है। जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहते हैं कि एक व्यक्ति को भी अगर उसके विचार बाकी समुदाय से भिन्न है तो उसको चुप करने का अधिकार किसी के पास नहीं होना चाहिए। उसको अपना विचार प्रकटीकरण का जो अधिकार है उसका सुरक्षित रहना जरूरी है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। सीमित सरकार की बात करते हैं। और देखिए, जब सीमित सरकार की बात हो रही है तो सीमित का मतलब हो गया है कि जो राज्य है, भाई राज्य है वो किसके माध्यम से कार्य करता है? सरकार के माध्यम से कार्य करता है। राज्य तो एक तरह से अमूर्त धारणा है। राज्य का जो मूर्त रूप है वो हमारे सामने सरकार है। और सरकार को कौन से कार्य करने चाहिए? सरकार को केवल सीमित कार्य करने चाहिए ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रताएं हैं वो बनी रहें। अगर हम अपने डेली लाइफ में भी देखें तो हम देखते हैं कि सरकार कम से कम रोक टोक करेगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रताएं हैं वो बनी रहेंगी। और सरकार का हस्तक्षेप जब नागरिकों के जीवन में बढ़ जाएगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रताएं खतरे में पड़ जाएंगी। अर्थात सरकार का कार्य क्षेत्र बढ़ना बराबर व्यक्तियों की स्वतंत्रता का घट जाना। ये एक तरह से हम इसको इक्वल कर सकते हैं। तो ये न्यूनतम राज्य की बात करते हैं और सीमित संवैधानिक सरकार की बात करते हैं। एक शब्द मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, सीमित संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार का मतलब है संविधान होगा। संविधान का मतलब है, संविधान क्या है? कानून है, विधि है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि ये विधि के शासन की बात करते हैं। विधि को ही सबसे ऊपर रख के चलते हैं। न व्यक्ति को ऊपर रखते हैं, न राजा को, न शासक को, न पोप को, न धर्म को, बल्कि ये बात किसकी कर रहे हैं कि विधि सर्वोच्च होनी चाहिए। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर मैं बात कर लूँ इसके दूसरे प्रभाव की, तो ये पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का समर्थन करते हैं। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली। देखिए, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली जो अपना नेगेटिव उदारवाद है उसका परिणाम है। देखिए, पूंजीवाद एक उत्पादन की प्रणाली है जिसमें कंपटीशन अर्थात प्रतियोगिता होनी चाहिए। पूंजीवाद में होता क्या है कि जो उत्पादन के साधन है उसका जो स्वामित्व है वो व्यक्ति के पास होता है, न सरकार के पास होता है, न समाज के पास होता है, बल्कि उत्पादन के साधनों पर अधिकार किसका होता है? व्यक्ति का होता है। क्योंकि तो पहले ही मान चुके हैं कि व्यक्ति संप्रभु है, व्यक्ति स्वयं अपने शरीर का, अपनी संपत्ति का मालिक है। जौन लोग तो जो संपत्ति का अधिकार है उसको प्राकृतिक अधिकार मान चुके हैं। तो ये पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का समर्थन करते हैं। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में जो उपकरण है उत्पादन के और वितरण के जो साधन है उस पर स्वामित्व किसका होगा? व्यक्ति का होगा। अर्थात सरकार को और राज्य को उनमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये बाजारवाद की बात करते हैं। और बाजारवाद का मतलब है कि जो उत्पादन होगा इस प्रणाली में, उस उत्पादन को डिमांड एंड सप्लाई के साथ जोड़ा गया है कि जितनी मांग होगी उतना उत्पादन होगा और मूल्यों की स्थापना भी इसी तरह से होगी। अर्थात ये आर्थिक क्षेत्र में, रुपए कमाने के क्षेत्र में, संपत्ति अर्जन के क्षेत्र में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करने के लिए बाध्य करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करने के लिए रोक देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, राज्य को इनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। केवल ये सीमित राज्य की बात करते हैं। और सीमित राज्य की बात का मतलब यहाँ पे आप समझ लो कि केवल दो तीन जो जरूरी कार्य हैं जो राज्य को करना ही आवश्यक है, नहीं तो अस्तित्व लोक व्यवस्था में हो नहीं सकता, उन्हीं को सौंपते हैं। मैं बात कर लूँ इसको पुलिस राज्य क्यों बोलते हैं। देखो, सबसे पहले ये बात करते हैं पुलिस की, दूसरा सेना, और तीसरा बात करते हैं समझौते की स्वतंत्रता की। केवल राज्य की आवश्यकता यहीं पे महसूस करते हैं नकारात्मक उदारवादी। एक तो पुलिस राज्य की बात करते हैं। पुलिस राज्य का मतलब है पुलिस का काम है लोक व्यवस्था बनाए रखना। तो ठीक वैसा ही कार्य राज्य का होना चाहिए। लोक व्यवस्था नहीं बने, केवल पुलिस का कार्य ये हो, राज्य का कार्य यही हो कि लोक व्यवस्था बिगड़ नहीं जाए, इसके अलावा और कोई हस्तक्षेप नहीं करे। अगर हम दैनिक जीवन में देखें, अपने सामाजिक जीवन में देखें, तो पुलिस कब आती है? पुलिस जब लोक व्यवस्था बिगड़ती है तब आती है। तो इस तरह का राज्य है वो पुलिस राज्य है, जिसको बहुत कम कार्य सौंपे गए हैं, केवल व्यवस्था संबंधी कार्य सौंपे गए हैं। दूसरा सेना। सेना का मतलब है भाई राज्य बना हुआ है, उसमें नागरिक है अपना स्वतंत्रतापूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा राज्य उस पर आक्रमण नहीं कर दे,
तो अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए केवल क्या होनी चाहिए? सेना। तो पुलिस है वो तो राज्य के अंदर स्वतंत्रता को बनाए रखेगी, और जो सेनाएं हैं वो राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करेंगी। और तीसरी तरह की बात करते हैं समझौते की स्वतंत्रता। अच्छा, नागरिक जो हैं राज्य में रह रहे हैं, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, उनमें कुछ समझौता हुआ है, तो वो कोई दोनों में से कोई एक तोड़ नहीं दे। दो पक्ष समझौते में होंगे तो कोई एक तोड़ नहीं दे, इसके लिए भी राज्य बीच में आएगा। चौथे किसी कार्य में राज्य बीच में नहीं आना चाहिए। बाकी जो जीवन है वो स्वतंत्र है, और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रताओं में अपने उत्कृष्ट का चयन करते हुए अपना जीवन जिएगा। ये एक तरह से पुलिस राज्य है या हस्तक्षेपवादी राज्य है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं कि राज्य के जो कार्य हैं वो न्यूनतम कर देते हैं, तो इसलिए इसका नाम न्यूनतम राज्य हो गया। रात्रि प्रहरी राज्य, नाइट वॉचमैन स्टेट की बात करते हैं, तो इसका मतलब हो गया जिस तरह से जो वॉचमैन होता है वो केवल क्या करता है? प्रहरी के रूप में देखता रहता है, कुछ नहीं करता है, केवल जो चीज़ें हैं बनी हुई हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। ठीक वैसे ही ये राज्य से कार्य चाहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परंपरागत उदारवादी विचार हैं वो नकारात्मक हैं। इसलिए देखो इसका नाम क्या है? नकारात्मक। क्योंकि ये राज्य से कुछ करने की उम्मीद नहीं करते हैं, बल्कि राज्य से ये उम्मीद करते हैं कि वो इन चीज़ों को नहीं होने दे, रोक दे। तो यहाँ पे ये बात की गई है। आज की इस व्याख्यान में इतना ही। मैं आगामी जो व्याख्यान होंगे उसमें उदारवाद के जो विकास का आगामी चरण है उसको समझाने का प्रयास करूँगा।